नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का ये खास बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ जसलीन कौर। आइए शुरुआत करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास अहम खबरों के साथ। नैनीताल के बेताल घाट के करीब एक वाहन चालक के नियंत्रण से बाहर होकर गहरी खाई में गिर गया है। इस घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस और वहीं एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और राहत बचाव अभियान शुरू किया गया। इस हादसे में 8 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि हादसे में 2 लोग घायल हो गए हैं। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे की जांच शुरू कर दी है। वहीं पिछले दिनों नानकमता में हुई डेरा प्रमुख की हत्या में वांछित बदमाश देर रात को ही मुठभेड़ में मारा गया है। वहीं पुलिस के मुताबिक भगवानपुर क्षेत्र में जब मोटरसाइकिल सवार 2 बदमाशों को पुलिस ने रोकने का प्रयास किया तो वो वहां से कलियर जाने वाले रास्ते पर भागने लगे और जहां पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में एक बदमाश मौके से भाग निकला, जबकि दूसरा बदमाश घायल हो गया है, जिसे रुड़की सिविल अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। वहीं आईजी गढ़वाल ने भी मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि कुमाऊं और गढ़वाल पुलिस ने जब इन बदमाशों को काबू करने का प्रयास किया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायर कर दिया। इसके जवाबी में पुलिस की तरफ से भी की गई फायरिंग में अमरजीत सिंह उर्फ बिट्टू की मौत हो गई, जबकि दूसरा बदमाश वहां से भाग निकलने में सफल रहा। ये काफ़ी समय से उत्तराखंड की पुलिस जो है इसमें अभियुक्त के पीछे लगी हुई थी, क्योंकि इसकी पहचान और पता सब मालूम चल चुका था। तो पुलिस का बराबर दबाव था इन पर। इनके जो होम एड्रेस है, इनके जो रिश्तेदार नातेदार हैं, सब जगह पुलिस लगातार उस पर दबाव डाल देती है, जिस पर अभी जो वहाँ की लोकल पुलिस है उनके साथ टाई अप करके हमारे उत्तराखंड एसटीएफ के द्वारा एक सूचना प्राप्त हुई कि रात में इस तरह से ये संदिग्ध बदमाश जो है इस तरफ जो है भागने का प्रयास कर रहे हैं। बाइक से 2 जने हैं। तो इस सूचना पर जो है तुरंत जैसे ही हमारे उत्तराखंड पुलिस को मिली, भगवानपुर और हरिद्वार, साथ ही कुमाऊं के एसटीएफ और देहरादून के एसटीएफ, गढ़वाल के एसटीएफ, ये जो है इनके द्वारा घेराबंदी की गई। तो यहाँ पर ट्रेस हुआ, रोकने के लिए कहा गया, तो उसने पुलिस की टीम पर फायर किया। तो जवाबी जो आत्मरक्षा में जो फायर किया गया उसमें जो है उसको गोली लगी और अस्पताल ले जाया गया। वहाँ पर उसकी मृत्यु होना डॉक्टर के द्वारा बताया गया। दूसरा फरार हो गया। काफ़ी देर तक ढूंढ खोज की गई। आप देख रहे हैं बिल्कुल गन्ने के ये जो गेहूँ खेत है और ऊँचे ऊँचे पॉपुलर के जंगल है। काफ़ी प्रयास किया पूरी हरिद्वार की। निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की प्रक्रिया को सुगम और सरल बनाने के लिए सुविधा पोर्टल बनाया गया है। वहीं अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगन्ने ने बताया कि इस पोर्टल पर प्रचार की अनुमति है, वहीं हेलीकॉप्टर की अनुमति, पोस्टर लगाने की अनुमति, वाहन अनुमति, वहीं अस्थायी कार्यालय व प्रचार से संबंधित अन्य अनुमतियां ऑनलाइन माध्यम से मांगी जा सकती हैं। इसका उपयोग जो है प्रत्याशियों व उनके समर्थकों द्वारा किया जा सकता है। वहीं देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर से ज्यादा अनुमति मांगी गई है। वहीं 17 तारीख तक अनुमति मांगी जा सकती है। वहीं अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार ने बताया कि इसके साथ ही चुनाव से जुड़ी विभिन्न प्रकार की शिकायतों के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा एक CBL ऐप भी बनाया गया है और इस CBL ऐप के माध्यम से भी प्रत्याशी, उनके समर्थक व आम जनता भी लगातार शिकायतें कर रही है। इसमें सर्वाधिक शिकायतें पौड़ी जनपद से आई हैं और शिकायतें अवैध पोस्टर को लेकर ज्यादा आ रही हैं। वहीं 10,000 से अधिक शिकायतें जो हैं अवैध तरीके से पोस्टर लगाने को लेकर भी आई हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से सर्विस वोटरों ने ऑनलाइन माध्यम से मतपत्र डाउनलोड किए हैं वह मतदान को लेकर एक अच्छे रुझान का संकेत है। निर्वाचन प्रक्रिया को सुगम और सरल बनाने के लिए विभिन्न ऐप्स और पोर्टल तैयार किए गए हैं। उसी के अंतर्गत सुविधा एक पोर्टल उनके द्वारा तैयार किया गया है, जिसके माध्यम से निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान नामांकन की प्रक्रिया हो सकती है। इसके बाद में जो प्रचार के समय के भीतर जो अनुमतियां होती हैं, प्रचार की अनुमति, हेलीकॉप्टर्स की अनुमति, वाहन अनुमति, पोस्टर, बैनर, यूनिपोल्स की अनुमति, ये समस्त अनुमतियां इस सुविधा ऐप के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती हैं और किसी भी कैंडिडेट को या पॉलिटिकल पार्टी को
कहीं पर भी फिजिकली जाने की आवश्यकता नहीं होती है। इस पोर्टल के माध्यम से वो ऑनलाइन मोड से आवेदन कर सकते हैं और अनुमतियाँ भी ऑनलाइन मोड से। पोर्टल के ऊपर अभी तक जो अनुमतियाँ प्रदान की गई हैं, इसमें 2121 अनुमतियों की रिक्वेस्ट समस्त कैंडिडेट्स अथवा उनके पॉलिटिकल पार्टी द्वारा की गई थी। उसमें से अभी तक 1721 अनुमतियाँ निर्गत की जा चुकी हैं। 360 अनुमतियाँ ऐसी हैं जो कि अभी सफिशिएंट डॉक्यूमेंट उसके साथ संलग्न न होने की वजह से अथवा सही प्रारूप पर अनुमोदन ना होने की वजह से वो निरस्त की जा चुकी हैं। इसके अलावा जो अभी शेष अनुमतियां हैं वो लंबित चल रही है, उसमें अभी कार्रवाई गतिमान है, शीघ्रता से उसमें कार्रवाई की जा रही है। स्थायी कार्यालय स्थापना के लिए 374 अनुमतियां मांगी गई थी। वाहन संबंधित अनुमतियां 570 अनुमतियां मांगी गई थी। प्रचार सभाओं के संबंध में 166 अनुमतियां अभी तक मांगी गई हैं। बैठकों के संबंध में 324 अनुमतियां मांगी गई हैं। हेलीकॉप्टर के प्रयोग और हेलीपैड के प्रयोग के लिए 70 अनुमति अभी तक मांगी गई थी। ये सब कार्रवाई चल रही है। अनुमतियां निर्गत करने के संबंध में देहरादून जनपद में 306 अनुमतियां अब तक दी जा चुकी, सर्वाधिक। हरिद्वार जनपद में 299 और उधम सिंह नगर में 288। सबसे कम अनुमतियां 100 से भी कम अनुमतियां रुद्रप्रयाग और चंपावत जनपदों में प्राप्त हुई हैं। अभी ये कार्रवाई गतिमान है। 17 तारीख तक ये कार्यक्रम चल सकते हैं। अभी तक अनुमतियों की कार्रवाई हो सकती है। ऐप निर्वाचन आयोग ने तैयार किया हुआ इस वर्ष, जिसका प्रयोग अच्छे से हो रहा है हमारे राज्य में। सी विजिल ऐप में भी अच्छी प्रगति प्रदर्शित हो रही है और राज्य इसमें लगातार टॉप 3 राज्यों में अपनी कार्रवाई प्रदर्शित कर रहा है। आज तक की प्रगति के अनुसार सी विजिल ऐप के ऊपर कुल प्राप्त शिकायतें जो हैं वो 17,377 हैं। उसमें से कुल निस्तारित शिकायतें जो हैं 16,800 हैं और जो निराधार शिकायतें जिस पे कार्रवाई अपेक्षित नहीं हो 554 हैं। सर्वाधिक शिकायतें पौड़ी जनपद में 3,737, टिहरी जनपद में 3,254, हरिद्वार जनपद में 2,600 और सबसे कम शिकायतें अल्मोड़ा जनपद में 162, बागेश्वर में 184 और उत्तरकाशी में 512 प्राप्त हुई हैं। विभिन्न प्रकार की शिकायतें आती हैं। जो विशेष जो संख्या इसमें नज़र आ रही है वो अवैध पोस्टर जो लगाए जा रहे हैं उनकी शिकायत ज़्यादा हमारे पास आ रही है, जिसमें 10,000 से भी अधिक शिकायतें जो है अवैध पोस्टर के संबंध में जनता के द्वारा किया गया है। बिना अनुमति के वाहन प्रयोग जो हो रहा है निर्वाचन में, उसके संबंध में 227 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं तो बिना अनुमति लगाए जाते हैं, उस संबंध में 700 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। ये महत्वपूर्ण कार्रवाई चल रही है। इस ऐप का प्रयोग आम जनता के द्वारा भी किया जाता है और कैंडिडेट अथवा पॉलिटिकल पार्टी भी इसका प्रयोग करती है। जो हम लोग ने सर्विस वोटर्स के लिए इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट इशू किए थे, जिसमें जो संख्या हमने निर्गत की थी, ट्रांसमिशन किया था, वो 93,187 जो किए जा चुके थे। उसमें से डाउनलोडिंग का जो प्रगति हमको प्राप्त हुई है, 7 तारीख तक का समय उसमें प्राप्त होता है प्रत्येक फेज में। उसके अनुसार कल तक का जो समय अवधि था उसमें 89। 4 जिलों से बने संभागीय आरटीओ ने वित्त वर्ष 2023 से 24 में 700 करोड़ का राजस्व प्राप्त किया है और ये राजस्व बीते वर्ष की तुलना में 87 करोड़ रुपए अधिक है। वहीं आरटीओ अधिकारी सुनील शर्मा ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि आरटीओ कार्यालय हर वर्ष जो है राजस्व बढ़ाने के लिए प्रयासरत रहता है और इस वर्ष 87 करोड़ रुपए ज्यादा राजस्व प्राप्त किया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि वर्ष 2024 से 25 में इसे और ज्यादा बढ़ाने के प्रयास किए जाएंगे। देखिए, ऐसा है कि हाँ, वित्तीय वर्ष 2023-24 समाप्त हो चुका है और इसके बाद हमारे द्वारा पूरा आकलन किया गया कि पिछले वर्ष में हमारे पूरे संभाग में, जिसमें 4 जिले आते हैं, कितना रेवेन्यू इकट्ठा हुआ है और पिछले साल के सापेक्ष इस बार कितनी बढ़ोतरी हुई है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा 2022-23 में जो टोटल संभाग का जो रेवेन्यू था वो मात्र 613 करोड़ रुपए था और इस बार जो हमने रेवेन्यू इकट्ठा किया है वो 700 करोड़ रुपए है, जो कि पिछले साल के मुकाबले 87 करोड़ ज़्यादा है। जिसमें से अगर सिर्फ देहरादून ऑफिस का देखा जाए तो देहरादून ऑफिस ने 371 करोड़ के सापेक्ष 424 करोड़ किया है और हरिद्वार ऑफिस जो दूसरे नंबर पर आता है उन्होंने 96 करोड़ के सापेक्ष 108 करोड़ किया हुआ है और रुड़की ऑफिस द्वारा 64 करोड़ के सापेक्ष 80 करोड़ किया गया है। अगर हम इसकी परसेंटेज में निकालें तो लगभग
साइबर अपराध आज के दौर में एक बड़ी चुनौती है। वहीं आए दिन साइबर अपराध से जुड़े ऐसे कई मामले सामने आते हैं जिसमें आम लोगों की गाढ़ी कमाई को, उनके बैंक खातों को कुछ ही सेकंडों में उड़ा लिया जाता है। वहीं एसटीएफ के एसएसपी आयुष अग्रवाल ने लोगों को साइबर ठगों से बचने की सलाह दी है। उन्होंने कुछ ऐसे उपाय सुझाव दिए हैं जिन्हें अपनाकर लोग साइबर ठगों से बच सकते हैं। बेसिक साइबर हाइजीन के डूज एंड डोंट्स होते हैं। जैसे कई बार बताया भी जाता है कि आपके पास कोई भी अनजान लिंक आता है तो आप उसको क्लिक ना करें। किसी भी अनजान नंबर से व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल या ऑडियो कॉल आती है तो उसको रिसीव ना करें। आपको अगर कोई भी ओटीपी शेयर करने के लिए या आपके बैंक अकाउंट की डिटेल या क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की डिटेल शेयर करने के लिए बोलता है तो उसको ना शेयर करें। जो भी आपको अगर कोई ऐप है ऐसी जो कि आपको लोन देने का प्रॉमिस करती है तो उससे लोन ना लें। जो भी ऑथराइज्ड एजेंसीज हैं, ऑथराइज्ड बैंक्स हैं, वहां से लोन लें। तो इस प्रकार की बेसिक जो प्रिकॉशंस हैं अगर सभी लोग लेंगे तो मुझे लगता है कि काफी हद तक जो साइबर फ्रॉड की जो घटनाएं हैं उनको रोका जा सकता है। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव पहले चरण में हो रहे हैं और वहीं 19 अप्रैल को उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट के लिए वोट डाले जाएंगे। ऐसे में लोग अधिक से अधिक संख्या में लोकतंत्र के महापर्व में चुनाव में अपनी भागीदारी निभाएं। इसको लेकर महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल एवं पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी ने हल्द्वानी में आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने लोगों से अपील करते हुए देश के अंदर लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब लोग खुलकर चुनाव में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। हालांकि उन्होंने इशारों में भाजपा के पक्ष में वोट देने की अपील भी की है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वह 19 अप्रैल को एक मजबूत राष्ट्र के निर्माण के लिए वोट दें। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट में चुनावी माहौल पर उन्होंने कहा कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, द्वारकापुरी से लेकर जगन्नाथपुरी तक लोगों के अंदर प्रखर राष्ट्रवाद और प्रखर राम भक्ति जागृत हो चुकी है, जिसको देखकर लोग वोट करेंगे। हमारे अतिथि हैं आदरणीय भगत। देखिए, मैंने हमारी महिला बोधन सुना होगा आज इसमें और मैं जब महाराष्ट्र छोड़ के आया तब भी मैंने कहा था कि मैं उत्तराखंड को आत्मनिर्भर उत्तराखंड देखना चाहता हूँ और मैं यहाँ रिवर्स माइग्रेशन चाहता हूँ और उस दृष्टि से और फिर एक सांस्कृतिक भारत, जगत गुरु भारत ये बनाने के लिए आवश्यक है कि फिर से देश में एक सशक्त नेतृत्व हो और जैसे देश आगे आज बढ़ रहा है उसी गति से आगे बढ़े और इस से लोगों को अधिक से अधिक संख्या में वोट देने जाना चाहिए। एक किस्म से तो मैंने अनेक सभाओं में कहा कि भाई मैं तो एक प्रकार से इलेक्शन कमीशन का काम कर रहा हूं ताकि लोग जाएं अधिक से अधिक संख्या में और अपने मत का प्रयोग करें और मैंने इसी दृष्टि से सारा प्रकार देख रहे हैं। आप देखिए, माहौल तो आप लोग देखते हैं और आप लोग बताते हैं और मुझे जो लगता है बिल्कुल कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और एकदम द्वारकापुरी से जगन्नाथपुरी तक ऐसा लगता है कि लोगों के अंदर प्रखर राष्ट्रवाद, प्रखर राम भक्ति ये जागृत हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अप्रैल को ऋषिकेश के IDPL मैदान में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करने जा रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस जनसभा को लेकर कांग्रेस ने कटाक्ष किया है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री के रूप में नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी के रूप में आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो बीजेपी का प्रचार करने के अलावा स्थानीय मुद्दों पर कोई बात नहीं करेंगे। उठा के लाया था। प्रधानमंत्री जी निश्चित रूप से आ रहे हैं, तो प्रधानमंत्री की हैसियत से नहीं, नरेंद्र मोदी की हैसियत से और भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक की हैसियत से आ रहे हैं। राज्य में उनके आने का कोई फायदा मिलना नहीं है, राज्य के हित में कुछ नहीं बोलना है उन्होंने। अंकिता भंडारी हत्याकांड का VIP कौन है उसका जवाब वो नहीं देंगे। अग्निवीर योजना लाकर नौजवानों के हितों में क्यों कुठाराघात किया गया उसमें वो कुछ नहीं बोलेंगे और जोशीमठ के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। केदारनाथ का सोने चोरी हो गया उसका जिम्मेदार कौन है कोई नहीं बोलेंगे, उसमें नहीं बोलेंगे। बेरोजगारी में कुछ नहीं बोलेंगे, महंगाई में कुछ नहीं बोलेंगे। आएंगे कांग्रेस को गाली देकर चले जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट आज किच्छा पहुंचे, जहां पर पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा उनका जोरदार स्वागत किया गया।
इसके पश्चात ही उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कोर कमेटी का शुभारंभ किया। वहीं प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भाजपा की कोर कमेटी में शामिल होकर पदाधिकारियों को मतदान कराने व भाजपा के पक्ष में वोटिंग करने की जरूर टिप्स दिए। और वहीं इस दौरान पूर्व भाजपा विधायक राजेश शुक्ला समेत तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि भाजपा के कार्यकर्ताओं में चुनाव को लेकर भारी उत्साह है और इस चुनाव में उत्तराखंड की सभी 70 विधानसभा में भाजपा की जीत सुनिश्चित होगी। भारतीय जनता पार्टी सारी विधानसभाओं जीतेगी। इस बार पहली बार 70 की 100 विधानसभा लोग जीतेंगे। चैत्र नवरात्रों के पहले दिन देहरादून के मंदिरों में भी आज श्रद्धा का सैलाब उमड़ा हुआ है। वहीं नवरात्रों को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिला और तमाम मंदिरों में सुबह सवेरे से ही खूब चहल पहल देखने को मिल रही है। वहीं श्रद्धालुओं ने नवरात्रों के पहले दिन मां दुर्गा के पहले स्वरूप मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना कर अपने अपने परिवारों की सुख समृद्धि की मन्नतें मांग रहे हैं। चैत्र मास की वसंत ऋतु की नवरात्रि है। आज से हिंदुओं का नववर्ष प्रारंभ होता है, नव संवत्सर प्रारंभ होता है और बड़े खुशी और हर्षोल्लास के साथ जो है हम सभी लोग इस पर्व को मनाते हैं। नवदुर्गा का पाठ करते हैं, नवदुर्गा की पूजा अर्चना करते हैं। नव दुर्गा माँ के 9 स्वरूप है, उन 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं। आज जो है प्रथम शैलपुत्री का पूजन है हो रहा है और बड़े विधिविधान से, बड़े हर्षोल्लास से जो है इस त्यौहार को हम लोग माँ दुर्गा का मनाते हैं और माँ से याचना करते हैं, माँ देश में सुख समृद्धि, सुख शांति और सभी देशवासियों को मैं नववर्ष, नूतन वर्ष की और नव संवत्सर की। चाहे नवरात्रों के पहले दिन लालकुआ में मंदिरों में भी श्रद्धालुओं की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है। वहीं लालकुआ से सटे बेरी पड़ाव में भी अष्टपदी पूजा महालक्ष्मी मंदिर एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां माता के सभी 9 रूप विराजमान हैं। ऐसे में दूर दूर से श्रद्धालु यहां आकर मां दुर्गा की आराधना करते हुए आशीर्वाद ले रहे हैं। वहीं महामंडलेश्वर और सोमेश्वर सती महाराज ने बताया कि बसंत का महीना और नव संवत्सर शुरुआत पर इन नवरात्रों में मां दुर्गा की पूजा अर्चना विशेष फलदायी होती है। वहीं शहर के तमाम मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांत्रा लगा रहा। हिंदुओं का सबसे बड़ा पर्व है और आज से हम सभी लोगों का नव संवत्सर शुरू होता है। आज के दिन से ही नव वर्ष का आरंभ होता है। पिंगल नाम संवत्सर से शुरू हुआ है और नवरात्रि के इस पावन अवसर पर बसंत ऋतु का आगमन होता है, इसीलिए इसे बासंती नवरात्रि कहते हैं। इस बासंती नवरात्रि में माँ भगवती की आराधना का संपूर्ण फल प्राप्त होता है और इसी बासंती नवरात्रि में भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। इसे रामनवमी के रूप में हम लोग मनाएंगे आगे चलकर और यह वर्ष नए संवत्सर सुख समृद्धि प्रदान करेगा और माँ भगवती की आराधना से सभी प्रकार की जो हमारे फल है वह प्राप्त होते हैं, क्योंकि भगवती सभी की मनोकामना पूर्ण करती है। और दुर्गा सप्तशती, कवच, कीला, गर्गला और चतुर्थ अध्याय का पार करने से मनुष्य को सुख समृद्धि प्राप्त होती है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को माँ भगवती की आराधना। विकासनगर के सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में हिंदू नववर्ष संवत्सर व स्कूल का स्थापना दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। वहीं स्कूली बच्चों ने एक जनजागरण रैली निकाली व उसके बाद रंगारंग का सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किया गया और वहीं स्कूल के प्रधान अध्यापक कलीराम भट्ट भी इस मौके पर विशेष तौर पर मौजूद थे। सर्वप्रथम सभी विद्यालय के शुभेच्छुओं को, देश के रहने वाले को, सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं को, सारे समाज को भारतीय नववर्ष विक्रमी संवत 2081 की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सौभाग्य का विषय है कि अपने सरस्वती विद्या मंदिर बाबूगढ़ विकासनगर का ऐसे पावन अवसर पर और स्थापना दिवस मनाने का कार्यक्रम रहता है। 1994 में अपने इस विद्यालय की स्थापना बहुत सारे समाज के ऐसे प्रबुद्ध लोगों के द्वारा
और दानदाताओं के द्वारा चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन, जिस दिन के भारतीय रुद्रपुर में गेहूं की फसल पककर तैयार हो चुकी है और किसानों ने फसल की कटाई की शुरुआत कर दी है। वहीं जिलाधिकारी उदयराज सिंह ने मलसा गिरदपुर में खेत में स्वयं गेहूं काट कर फसल की कटाई का काम शुभारंभ किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने किसान से बोए गए बीज, वहीं उर्वरक और कीटनाशकों आदि से संबंध में जानकारी भी ली। जिलाधिकारी ने बताया कि जिले में क्रॉप कटिंग प्रयोग के आधार पर की फसलों के औसत उपज और उत्पादन के आंकड़े तैयार किए जाते हैं। साथ ही इसके माध्यम से फसल बीमा योजना एवं कृषि उत्पादित संबंधित विभिन्न योजनाओं के लिए डाटाबेस भी तैयार किया जाता है। उन्होंने संबंधित विभाग को निर्देशित करते हुए कहा कि विभाग कृषकों के साथ मिलकर उत्पादन को बढ़ाने के साथ साथ नई तकनीकों के उपयोग बढ़ाने का प्रयास करे। आज ये क्रॉप कटिंग एक रूटीन प्रक्रिया है। गवर्नमेंट इसके माध्यम से औसत उपज निकालती है और सारी अपनी पॉलिसीज इसी के बेस पर फ्यूचर के लिए तय करती है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट काम है और इस के सिलसिले में ही आज मलसा गिरधर गांव में मैं यहाँ आया हूँ। मेरी टीम है। ये खेत चिन्हित किया गया था और इस खेत की अभी कटिंग की गई है। इसमें जो गेहूँ निकलेगा, अभी इसकी पूरा गेहूं निकाल के प्रोसेस करके इसकी तौल कराई जाएगी और देखा जाए कितना है। ये कुल गाटा का जो रकबा है वो 0.2030 है, माने 2030 वर्ग मीटर है और ये मंजू रानी के नाम से एक खेत है। तो हमारे तहसीलदार हैं यहाँ पर और कानूनगो हैं, पटवारी लेखपाल वगैरह। फिलहाल उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें गुलिस्तान न्यूज़। नमस्कार।